ओके, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमने शुरू कर दिया था। देन 10.1 हो गया था हमारा, जहां पर हमने पॉइंट एस्टिमेशन सीखा था। हमने देखा कि कैसे पॉपुलेशन के बारे में, ऑब्वियसली उसके पहले थोड़ी थियोरी थी, है ना। सैम्पलिंग कैसे की जाती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी के अंदर 4 सब टाइप्स है, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर 4 सब टाइप्स है। यस, उसके बाद पॉइंट एस्टिमेशन के लिए हमने देखा था क्या हुआ कि पॉपुलेशन का होता है पैरामीटर और सैंपल का होता है स्टैटिस्टिक। तो सैंपल के स्टैटिस्टिक के बेसिस के ऊपर पॉपुलेशन के पैरामीटर का एस्टिमेशन किया जाता है, राइट। एग्जांपल के लिए पॉपुलेशन का, सॉरी, सैंपल का स्टैटिस्टिक रहेगा एक्स बार, तो पॉपुलेशन का पैरामीटर रहेगा म्यू। भूल गए, एक्स बार है इधर, तो इधर म्यू है, यहाँ एस है तो यहाँ सिग्मा है, दैट इज स्टैंडर्ड डिवीजन। एस स्क्वायर है तो सिग्मा स्क्वायर है, और ये पी बार था तो ये कैपिटल पी था, राइट, प्रोपोर्शन, है ना। उसके हमने देखा सैंपल का अगर आप ये ढूंढ लेते हो तो पॉपुलेशन का पॉइंट एस्टिमेशन यही आता है। उसके बाद में हमने इंटरवल एस्टिमेशन में, जब आपको पॉपुलेशन का सिग्मा पता है, उस समय एक्स बार के बेसिस के ऊपर म्यू का कैसे किया जाता है एस्टिमेशन, म्यू प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। और मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला क्या था, इट वाज वेरी सिंपल, z अल्फा बाय 2 इनटू सिग्मा अपॉन रूट n, करेक्ट है। और प्रोपोर्शन के केस में इट वाज p बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। और हमने देखा यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला हल्का सा चेंज होता है, दैट इज z अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, p बार इन ब्रैकेट 1 माइनस p बार अपॉन n। yes, n is sample size, small n is sample size, clear है, clear है। that was 8.2। then 8.3 की तैयारी हमने कर ली थी। 8.3 के अंदर हमने देखा था, सॉरी 10.2 8.3 बोलता हूँ, 10.3 के अंदर हमने देखा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है एच नॉट और दूसरा होता है एच ए। इसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तीन अलग अलग सिनेरियोस आपको दिए गए हैं। पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर, दूसरा है क्लेम के बेसिस के ऊपर, तीसरा है डिसीजन मेकिंग के बेसिस के ऊपर। डिसीजन मेकिंग जो थर्ड वाला केस है, वहां पर म्यू इज नॉट इक्वल टू हाइपोथेसाइज्ड मीन, इसके आजू बाजू में रहता है, राइट है। और पहले दो केसेस में उल्टा चलता है। ये याद रखिएगा, ये दोनों कंपीटिंग स्टेटमेंट है, दोनों एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, नॉट फॉर इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन और फॉर दैट मैटर सैंपल साइज। ये कभी भी साथ में नहीं आ सकते, दीज आर एक्सक्लूसिवली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हाइपोथेसिस ड्राफ्टिंग देखा। उसके बाद में हमने देखा है सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल के बेसिस के ऊपर कितनी कितनी हो सकती है वैसे सिग्निफिकेंस लेवल जो हम देखते हैं, तीन। कौन से, 90, 95, 99 वैल्यूज याद है क्या तुमको, z अल्फा बाय 2 के इससे पहले के 1.96 है 95% का, 1.4, हाँ 64, 1.645 वाज 90% का, सॉरी 90% का, और 99% का 2.576। यस, ये तीन वैल्यूज थे। उसके बाद में यहाँ पर हमको एक टेस्ट स्टैटिस्टिक देखना पड़ता है, याद है, टेस्ट स्टैटिस्टिक z। मीन के केस में क्या था, कुछ याद है, टेस्ट स्टैटिस्टिक p वैल्यू अप्रोच, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, कुछ याद है ऐसा, हाँ तुमने सॉल्व किया ना क्वेश्चंस। यस, एक्स बार माइनस म्यू, नहीं म्यू नॉट, हाइपोथेसाइज मीन है ये, अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। बट अगर हम पॉपुलेशन, सॉरी प्रोपोर्शन की बात करें तो z टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या हो जाता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या हो जाता है, क्या है, होमवर्क किया क्या, आधा। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है या पी वैल्यू अप्रोच है, कुछ फर्क याद आ रहा है। एक क्वेश्चन करें क्या, थोड़ा वापस से लिंक लगने के लिए, एक क्वेश्चन करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिंक लगने के लिए, बोलो सॉल्व अनसॉल्व कोई भी।
होमवर्क करो रे बाबा, बिना होमवर्क का कुछ नहीं होने वाला। किधर गया वो? एट सॉल्व वाला, अनसॉल्व वाला, अच्छा एक्सरसाइज का एट। In India, salaried individuals filing income tax returns received an average refund of 1056. Yes. उससे पहले p value approach में p value is less than equal to क्या? अल्फा। तो इस पे क्या करें? रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें? रिजेक्ट। हम जो रूल्स लिख रहे हैं ये रिजेक्शन रूल्स है। रिजेक्शन किसका? नल हाइपोथेसिस का, है ना। और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में फिर वहां पर अपर टेल टेस्ट, लोअर टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट ये देख कर चेक किया जाता है। सो अपर टेल टेस्ट मतलब क्या? क्या अपर टेल टेस्ट का मतलब क्या होता है? इसके बाहर है, राइट है ना। तो कौन से टर्म्स देखते हैं अपन? एक आया अपना जेड स्टैटिस्टिक और दूसरा है जेड अल्फा, है ना। अगर ऐसा है तो रिजेक्ट अपर टेल में, लोअर टेल में नेगेटिव रहेगा। z इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस z अल्फा, तो रिजेक्ट। और सेम चल जाता है टू टेस्ट में, बस यहां पर जो अल्फा है ना ये डबल कर लिया जाता है। यस। एट अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का 8वां सवाल पूछा गया है। इन इंडिया सैलरीड इंडिविजुअल्स फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स रिसीव्ड एन एवरेज रिफंड ऑफ 1056. Consider the population of last minute income tax payers who filed their income tax returns during the last 5 days of the income tax period. Pehla, a researcher suggests that a reason individuals wait until last 5 days is that on average these individuals receive lower refunds than do early fillers. Develop an appropriate hypothesis such that rejection of H0 will support researcher का point of view. तो पहले H0 पकड़ते हैं, इसको रिजेक्शन किया तो आपका रिसर्चर सही बोल रहा है, मतलब आपका रिसर्चर जो बोल रहा है उसका उल्टा आपका नल हाइपोथेसिस होना चाहिए। रिसर्चर क्या कह रहा है? रीजन लास्ट में रुकते हैं इसलिए इज कि these individuals receive lower refunds, मतलब ये हायर रिसीव कर रहे हैं, उसका कहना है कि लोअर रिफंड रिसीव हो रहा है, राइट। तो रिजेक्शन सपोर्ट में आने के लिए जो रूल रहेगा रिजेक्शन का, वो सपोर्ट में आने के लिए हमको इसकी विपरीत बात करना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तुमने सवाल ही नहीं पढ़ा या फिर मैं जब पढ़ा तब ध्यान नहीं दिया। 1056 ना, 1056 रुपए ऑन एवरेज रिफंड मिलता। लोग आखिरी के दिनों में रिफंड भरते, सॉरी रिटर्न भरते। सो सवाल ये है, रिसर्चर कहता है कि आखिरी के दिनों में क्यों भर रहे? तो ये भर रहे क्योंकि इनको लगता है रिफंड वैसे भी नहीं आने वाला, 1056 से नीचे आने वाला है, क्या ही गड़बड़ करे, राइट। तो ऐसा हाइपोथेसिस आप बनाइए जिससे कि वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने के बाद, H0 रिजेक्ट करने के बाद आप क्लेम को सपोर्ट कर रहे हो रिसर्चर के, ये हो जाए। क्लेम क्या कहता है कि म्यू जो मिल रहा है वो छोटा है 1056 से, बोल के लेट कर रहे हैं लोग, लेकिन हमको ये रिजेक्ट करना है। मतलब आपका H0 क्या आना चाहिए? म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1056, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, कैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेते हैं। ऑब्वियसली फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आ जाएगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आ जाएगा म्यू इज लेस देन 1056। तो रिसर्चर अगर ये हमने रिजेक्ट कर दिया मतलब ये सही हो जाएगा, अगर ये सही होता है तो रिसर्चर भी तो यही कह रहा है। ओके, तो पहला बिट, डेवलप एन अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस सच दैट रिजेक्शन ऑफ H0 विल सपोर्ट द रिसर्चर्स व्यू पॉइंट। ठीक है, हमने देखा 8 का फर्स्ट, हमने जो लिखा वही इन्होंने भी लिखा है। सेकंड, फॉर अ सैंपल ऑफ 400 इंडिविजुअल्स, ये फर्स्ट बिट है। सेकंड, सैंपल है 400 इंडिविजुअल्स का, फेयर इनफ, हु फिल्ड नहीं होता है, फाइल्ड होना चाहिए, filed a tax return in last 5 days, sample mean refund was 910, x bar is found to be 910. Based on the prior experience, a population standard deviation of sigma is equal to 1600 may be assumed. Population का standard deviation sigma is 1600. What is p value? p value क्या है? तो उसके लिए पहले टेस्ट स्टैटिस्टिक ढूंढते हैं। भाई मीन के बारे में बात करें, प्रोपोर्शन के बारे में बात करें, मीन के बारे में। व्हाट इज द फॉर्मुलेशन? x बार
माइनस हाइपोथेसाइज्ड मीन अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n। वेरी गुड। x बार क्या है हमारा 910 910 माइनस व्हाट इज हाइपोथेसाइज्ड मीन 1056 अपॉन सिग्मा पॉपुलेशन का पिछले डेटा से हमको पता है 1600 आता है और रूट में 400 द सैंपल साइज। तो दैट इज 910 माइनस 1056, ये 90 और ये 56 146 लेकिन माइनस 146 मल्टीप्लाइड बाय ये रूट में 400 ऊपर जाएगा दैट विल बी 20 अपॉन 1600। ये 0 चला गया 80 माइनस 14.6 अपॉन 8 माइनस माइनस 1.825। यस ये तो टेस्ट स्टैटिस्टिक है। मुझे बताओ पी वैल्यू कैसे निकालो। अभी कुछ याद आ रहा है कच्चा पक्का हमने देखा था ऐसा कुछ पीछे देखे। इसका z क्या आएगा मतलब ये आपका 5 ऑफ ये ओके। सो p वैल्यू is equal to pi of minus 1.825 that is to say ये है शून्य ये है माइनस 1.825 इसके लेफ्ट हैंड साइड में एरिया टू द लेफ्ट ऑफ दिस वैल्यू करेक्ट है। ये लोअर टेल टेस्ट है इसलिए p वैल्यू इज इक्वल टू एरिया याद है कुछ ऐसा लिखा था टू द लेफ्ट ऑफ z is equal to minus 1.825 is equal to गाइस नेगेटिव आया तो ऐसा नहीं होता है 1 माइनस ही वैल्यू आती है। देखो टेबल बताओ मिष्टी मैंने उस दिन देखना बताया था निकालो टेबल आया माइनस 1.8 का 3 में देख लो पॉइंट 0336 ये दूसरा बिट का जवाब है करेक्ट। आपको मिला उंगली हिलाइए सर। चलो अगला थर्ड एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज योर कंक्लूजन। पी सॉरी रिजेक्शन रूल क्या है पी वैल्यू का रिजेक्शन रूल p लेस देन इक्वल टू सॉरी p value is less than equal to alpha here alpha 0.05 बोला है और p value उससे छोटा है 0.0336 is less than 0.05 therefore yes reject h naught समझा। और फोर्थ repeat the preceding hypothesis test using critical value approach। critical value approach की तरफ चलता है। critical value approach अब देखिए z आपका चुप कर गया ये नहीं -1.825 z is -1.825 yes but z alpha क्या है z 0.05 ये वैल्यू क्या थी 1.61 इज इट नहीं ना 645। अब यहां देखते हैं अपन -1.825 इज लेस देन -1.645 राइट है
तो z इज लेस देन, ये ना, हाँ ये छोटा है, इज लेस देन माइनस z अल्फा। यस, z आ गया हमारा -1.825, ये यहाँ आता है और ये आता है -1.645। तो अपना वाला वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से छोटा है, मतलब यहाँ क्रिटिकल वैल्यू, अपना वैल्यू इधर है, क्रिटिकल वैल्यू इतने एरिया में ही खेलता, अपन बाहर है, बाहर है, रिजेक्ट करो, है ना, इसलिए रिजेक्ट H0। अपर टेल अप्रोच में उल्टा है फॉर्मूला, अपर टेल अप्रोच में z अगर बड़ा है z अल्फा से तो रिजेक्ट है ना, तो लक्ष्य देता है का, ऑब्वियसली ये नहीं लिखना था। कुछ याद आ रहा है ना, जरूरत है, शुरू करते हैं टी टेस्ट। चलो स्टार्ट कर रहे हैं टी टेस्ट। टी टेस्ट, अभी टी टेस्ट क्या होती है, सिंपल है, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आते हैं। अभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है जहां पर आपको डिसीजन लेते आएगा। से फॉर एग्जांपल ये 4 बच्चे यहाँ बैठे हैं और इन 4 बच्चों को मैं 4 अलग अलग मूवीज के टिकट्स दे रहा हूँ, ओके, सो मूवी ए, मूवी बी, मूवी सी, मूवी डी, और करना क्या, प्रारंभ, सॉरी, कुणाल, सेहान, रेहान तेरे दोस्त का है? क्यों, उसको ये भी नहीं करने का, ठीक है। सो जब मैं सबसे पहले प्रारंभ को पूछ रहा हूं, हाउ मेनी ऑप्शंस डज प्रारंभ हैव, 4 ऑप्शंस, एक कहां बेटा, एक तो लेना है बट 4 में से एक पिक करना है, राइट। तो प्रारंभ ने ए बी सी डी में से कोई भी एक मूवी का टिकट ले लिया, ओके। कुणाल, कुणाल के पास कितने ऑप्शन है, 3। सेहान के पास, रेहान बोला एक ही टिकट बचा, क्या मेरे को तो ऑप्शन पूछ के मतलब ही नहीं है, राइट है। तो दिस इज व्हाट, इसको कोई फ्रीडम ही नहीं है टू चूज, ये एक नॉनसेंस तरीका है समझाने का। एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता ही नहीं है, बट बस बताना ये है कि जितने एलिमेंट्स है उसमें से एक को कोई फ्रीडम नहीं है टू चूज, एलोकेशन का फ्रीडम बोलते हैं इसको एक्चुअली। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, n-1, ओके। किसी के पास VR है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट नहीं है, छोटा वाला तो होगा, जियो डाइव 1399 का आता है, गूगल कार्डबोर्ड 499 का आता है। सो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम VR वर्चुअल रियलिटी हेडसेट में आपको समझ में आती है। देखो VR में बेसिकली जनरली 2 एक्सिस पे चलता है, एक्स एंड वाई, ओके। मतलब आप लेफ्ट राइट देख सकते हैं, आप ऊपर नीचे देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहा जाता है जब एक्चुअली आप टिल्ट भी हो सकते हैं, जेड एक्सिस पर भी जाता है बट आप डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते, यू आर स्टैटिक। और जब इसका विजन प्रो आया है, आई गेस इसका एप्पल का, वो 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ काम करता है। दैट इज टू से अगर आप एक्चुअली मूव करते हो तो आप सिमुलेशन के अंदर भी एक्चुअली फॉरवर्ड या बैकवर्ड या राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड एक्चुअली मूव करते हो। मतलब जो सिर्फ हेड टिल्टिंग होती है बाकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, विजन प्रो जो 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ होता है उसमें फिजिकल मूवमेंट भी पॉसिबल है, ओके। ये बहुत ज्यादा यूज होता है रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट में क्या होता है, जब सैंपल फ्लैट आज की डेट में बनाते हैं, राइट, सो हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं होता है, तो सारा एनिमेटेड 360 डिग्री में बनाया जाता है और आपको पहना दिया जाता है, तो आप वहां पर बैठ कर देख सकते हो। और खाली फ्लैट में जिसको पनिंग भी नहीं हुई है, क्या बोलते हैं उसको, छापते, प्लास्टर, थैंक यू, प्लास्टर भी नहीं हुआ है, ऐसे जगह पर आप जब मूव होते हो तो इट इज एज गुड एज अ फ्रेश फ्लैट जो दिखता है सामने वाले को, तो ये काफी अच्छा यूज होता है उसका। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्चुअली होते हैं, यही टी टेस्ट में यूज होते हैं, बट ठीक है, अभी उन्होंने बोला ऐसा है तो ऐसा है, समझा क्या। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, n-1, समझा, ओके। तो टी टेस्ट का अपना एक टेबल है, अभी इसके मैं इवोल्यूशन का स्टोरी नहीं देता बिकॉज ऑलरेडी हम क्रंच पर चल रहे टाइम के कि कैसे बना। पीछे आपको टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिख जाएगा, आओ पेज 673, नहीं ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, 675 टी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको रेंज में खेलना पड़ेगा, कैसे जल्दी बताऊंगा। आओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिख रहा है 1 से लेकर, नहीं बेटा अगले पेज पे भी 2000 इनफाइनाइट तक है। इतना बड़ा तो रहेगा नहीं, अपना सैंपल साइज 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जब भी 30 से ऊपर जाता है ना,
हम इसको नॉर्मल में खींचने की कोशिश करते हैं, व्हाट हैपेंड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एरिया इन अपर टेल यहाँ पर चलता है, एरिया इन अपर टेल कितना है इसके बेसिस के ऊपर आपको टी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। दो टी वैल्यूज रहेंगे, एक आप कंप्यूट करोगे और एक क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, आपको उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे इन क्वेश्चंस में एक आपने कंप्यूट किया था और एक क्वेश्चन में दिया गया था, ओके। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन, फॉर द सेक ऑफ रिविजन, पी वैल्यू अप्रोच, एक है अपर टेल, एक है लोअर टेल, और तीसरा क्या है, टू टेल टेस्ट, ओके। पी वैल्यू क्या है, रिजेक्शन का रूल, तीनों में पी वैल्यू का एक ही है, इट इज पी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, है ना। और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ऐसे ही लिखा हूं, अपर टेल, उधर शायद लोअर टेल पहले लिखा, मैंने उल्टा लिख दिया, बट डजंट मैटर, अपर टेल इसके इधर की साइड में, अपने को उस दिन भी मैंने बताया था, इधर की साइड में अगर आ गया तो रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्शन रूल क्या है, ये वाला जो आएगा दैट विल बी जेड, और ये जेड अल्फा से बड़ा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा। लोअर टेल के केस में क्या आएगा, ये है जेड अल्फा और अपना जेड इससे भी नीचे आ गया, राइट है, दैट इज जेड इधर इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस जेड अल्फा, राइट है। और टू टेल में दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों भी, जिधर के साइड का आ रहा है उधर की साइड का, देखो ऐसा आएगा, बस यहाँ अल्फा नहीं आएगा, यहाँ आएगा अल्फा बाय टू। ये क्यों रिवाइज कर रहा है, क्योंकि टी टेस्ट में लगेगा, ओके ओके। आओ पढ़ रहा हूं, आधी चीजें काम की नहीं है बट एमसीक्यूज के हिसाब से इट्स नेसेसरी। आओ टी टेस्ट, पेज 554। A t-test is a statistical test that is used to compare the means of two groups which may be related in certain features. It is often used in hypothesis testing. Mainly तीन टाइप के t-test होते हैं, एक one sample, एक two sample और एक paired. One sample, if there is one group being compared against the standard value, perform one sample t-test. Example, comparing acidity of a liquid to neutral pH of 7. सामू समझता है ना, acidic, basic, basic होता है ना। Two sample t-test. If the groups come from two different populations, perform two sample t-tests. It is also known as independent t-test or students t-test. और तीसरा paired t-test. If two groups come from a single population, perform paired t-test. In this chapter, we shall discuss one sample t-test or two sample t-test. Paired t-test नहीं है, okay? और frankly speaking, one sample t-test ही major questions, एक बार क्वेश्चन, मेजर क्या बोल रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन है वही वाला है, सिंपल वाला, one sample t-test. The t-test is statistical hypothesis test in which the test statistic follows t-distribution, also known as student t-distribution. Okay, उसके नीचे t-distribution क्या रहता, कैसा रहता, छोड़ दो, सीधा आ जाओ पेज 555 पर। one sample t-test हेडिंग दे दो, नोटबुक में हेडिंग दे दो, one sample t-test, 2 मिनट रुकना, it's one sample t-test. ओके आइए हेडिंग दे दिया, वन सैंपल टी टेस्ट, ओके। वहां जेड स्टैटिस्टिक या टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे निकलता था, हाँ जी बताइए, बताओ ना मुझे, जेड टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला मैं बताता, वाह क्या बात है, एक्स बार माइनस म्यू बाय, तो बैक पैक कर, घर पे जा, वीडियो देख क्या, मैं सवाल क्या दिया है, इट्स ओके। तो z या टेस्ट स्टैटिस्टिक इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज सिंपली x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। वहां पर शुरुआत में देखा था हमने कि जहां पॉपुलेशन का सिग्मा पता है, जब आपको पॉपुलेशन का मीन नहीं पता, सिग्मा कैसा पता चलेगा, बिकॉज सिग्मा का फॉर्मूला मीन देता है। तो यहाँ पर आपको सिग्मा कैसे पता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस,
अगर आपके पास ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में आप इसे यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, यहां पर सिग्मा ना लेते हुए याद लोगे एस। ओके, एस स्टैंड्स फॉर सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन। फॉर्मूला बोलो सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन का। वेरी गुड, पहले तो स्क्वायर रूट, समेशन है, ओके, इसका स्क्वायर भी रहता, और अपॉन एन नहीं, अपॉन एन माइनस वन। मैं बहुत बार ये बोला, ये जब फर्स्ट टाइम भी हुआ था तब भी मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड सिनेरियोज में इट इज डिवाइड बाय एन ओनली, बट यहाँ पर इट इज एन माइनस वन, और ये बाद में बताऊंगा, गया वो चांस। यस, ये तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। इट इज ऑन द लाइंस ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ओनली, ओके, एन के बजाय इट इज ट्रीटेड एज एन माइनस वन। इस चैप्टर में जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो या इन्फरेंस निकाल रहे हो, तो n in case of standard deviation of sample not population is Sn minus 1। यहां पर होगा ना आगे फॉर्मूला, छोड़ो जो भी है, ओके। तो z के जैसे ही t का फॉर्मुलेशन है यहां पर, तो t इज व्हाट, म्यू नहीं, वो म्यू नॉट है, दैट इज हाइपोथेसाइज मीन है ये, x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा के बजाय s अपॉन रूट में n। क्लियर है, समझा है, ओके। तो वन सैंपल टी टेस्ट के नीचे लिखिए t इज इक्वल टू ये, और उसके नीचे ये, लिखिए ये फॉर्मूला। आइए अब टी टेस्ट के लिए हम हमारे रूल्स बनाने की कोशिश करते हैं। हम जहां तक हो सके नया डेटा नहीं उठाएंगे, पुराने डेटा के बेसिस के ऊपर इसको अमेंड करके याद रखने में आसानी रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इफ यू गेट व्हाट आई मीन, समझा? नया रूल नहीं, जैसे हमने यहाँ पर टी का फॉर्मूला जेड के फॉर्मूले से कनेक्ट कर दिया, सिग्मा है तो जेड यूज करो, सिग्मा नहीं है तो टी यूज करो, है ना? तो कम चीजें याद रखनी पड़ेगी। ऑन द सेम लाइंस, ये रिवीजन के नाम पर लिखा मैंने, बट इसे हम यूज करेंगे टी टेस्ट के रिजेक्शन रूल्स के लिए। आओ, p-value approach, computation of p-value. The t-distribution tables provided in the most of the books do not contain sufficient details to determine the exact p-value. Exact p-value नहीं निकाल सकते, मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी, ये रेंज में हमको ऑपरेट करना पड़ेगा। It gives the range of values in which exact p-value lies. However, the exact p-value can be computed using computer software. आपने पास नहीं है। पहला, compute the value of test statistic t and degrees of freedom. तो पहले test statistic ढूंढिए t, और degrees of freedom क्या रहेगा, n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1। अभी उसके बाद वन टेल टेस्ट के लिए क्या करें, इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज इन द अपर टेल, दैट इज t पॉजिटिव आ गया, कब आएगा, जब आपका सैंपल का मीन इज ग्रेटर देन द हाइपोथेसाइज्ड मीन, तो अपर टेल आएगा। उल्टा हो गया तो लोअर टेल आएगा। यस, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट आर अंडर द कर्व ऑफ द t डिस्ट्रीब्यूशन टू द राइट ऑफ t के राइट साइड में, मतलब रेंज के बाहर के साइड में। z भी वैसे ही देखते हैं हम, रेंज के बाहर के साइड में कितने वैल्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल t आया 1.75, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 50, देन t डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये टेबल को मारो गोली, आ जाओ पीछे वाले टेबल पे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाओ 50, और अपना t वैल्यू क्या आया है 1.75। अब ये 1.75 अगर आप देखोगे तो 0.05 और 0.025 के बीच में है ना। सो हमारा p वैल्यू लाइज बिटवीन 0.05 और 0.025, सॉरी, p वैल्यू लाइज बिटवीन उल्टा 0.025 से लेकर 0.05 तक के। कुछ नहीं समझा? ए राजा क्यों चाह, ओके समझा क्या आपको? मैंने कौन से 0.025 से लेकर 0.05 के बीच में है ये वैल्यू, ओके। अच्छा इधर we see that t is equal to 1.75 lies between 1.676 or 2.009, for which the area lies between 0.025 and 0.05। therefore देखो नीचे जो स्टेटमेंट है वो देखना, 0.025
is less than p value which is less than 0.05. ओके ठीक. दूसरा, if the value is in lower tail that is negative है, find the range of values that are under the curve of the t distribution to the left of t. For example -1.75 आप देख लोगे ऑब्वियसली यही आएगा. राइट और लेफ्ट सिमेट्रिक होते हैं तो आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के साथ चलो तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिव टी नहीं है तो नेगेटिव पॉजिटिव सेम ही चलेगा. क्लियर है? तो पी वैल्यू स्टिल 0.025 से लेकर 0.05 के बीच में. और हमने थोड़ी देर पहले भी देखा पी वैल्यू अप्रोच में एक ही होता है रिजेक्शन रूल. पी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा. ठीक. फॉर अ टू टेल्ड टेस्ट मतलब वो उधर वाला. तीसरा, P is 1.27 और degrees of freedom is 25. 1.27 और 25. हाँ इधर 25 degrees of freedom और 1.27. 1.27 आता है 0.20 और 0.10 के बीच में. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं शर्वर नहीं करता तू. अगर तू टेस्ट है नहीं का टेबल नहीं काटा 675 पेज नंबर निकालिए. हाँ 0.2 और 0.1 के बीच में है पी वैल्यू. बट ये टू टेल्ड है, सॉरी टू सैंपल है, ये टू टेल्ड है. क्या कर रहा हूँ? टू टेल्ड है तो अगले पेज पे आइए. लाइज बिटवीन 0.2 से लेकर 0.4 के बीच में. क्या किया हमने? डबल किया टू टेल्ड होने की वजह से. ना 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 ठीक हो ठीक. 2 टाइम्स ऑफ 0.1 से लेकर 2 टाइम्स ऑफ 0.2 तक डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना ही रहेगा. ओके तो पी वैल्यू आपका डबल कर देना है 0.2 से लेकर 0.4 तक के. समझा? और सिंपली रिजेक्शन रूल वही है. रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ पी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा. यस. और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच ऐसा ही राइट हैंड साइड में जा रहा है तो आपका टी वैल्यू कौन सा रहेगा? जेड रहेगा या जेड अल्फा की जगह पे रहेगा? यहाँ पे ये तो फिट हो गया. यहाँ पर आपको अल्फा को डबल करना है. राइट है? बस इतना याद रखना. यहाँ पर जेड की जगह पर टी आया तो जो मैं टी टेस्ट स्टैटिस्टिक ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे तो वो जेड रहेगा या जेड अल्फा रहेगा? जेड. राइट है? तो यहाँ पर इट विल बी टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा. अपर टेल में रिजेक्शन रूल, लोअर टेल में टी इज लेस देन इक्वल टू टी अल्फा. राइट? और टू टेल में टी इज लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा बाय 2. ये वाले केस में. और ऊपर वाले केस में टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा बाय 2. इन शॉर्ट ये वाला और ये वाला बस अल्फा आधा कर दिया हमने. है ना? पी वैल्यू में डबल किया जाता है और जेड वैल्यू में हाफ किया जाता है. ठीक तो है ना. आइए पेज नंबर 556 पर ये जो टेबल बना है क्या ये टेबल के साथ में मैच कर रहे हैं? हम देख लो एक बार. लोअर टेल रिजेक्ट टी इज लेस देन माइनस टी अल्फा. रिजेक्ट टी माइनस लिखा नहीं मैंने, सॉरी ये माइनस है. इज लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा. अपर टेल में टी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा. यहाँ पर भी दिया है अपर टेल में रिजेक्शन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा. और इधर की साइड में सेम रूल्स बट अल्फा के बजाय अल्फा बाय 2 के साथ. समझा? हमने सिर्फ एक टेबल याद किया है और सब में एक ही डिफरेंस है. जेड की जगह टी आया है और सिग्मा की जगह एस आया है. दैट्स इट. अगर आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझा है, जो नहीं समझा होगा बहुत सारे लोगों को क्योंकि होमवर्क नहीं किया हुआ देखा, तो वो टेबल और ये टेबल सीधा एक दूसरे का डिक्टो कॉपी है. मैं डेटा कम कर रहा हूँ याद करने के लिए. एक ही बार 4-4 बार बोल रहा हूँ मैं. समझ रहा है? चलो करें शुरू या कुछ लिखना है? चलो बनाते हैं. फॉर्मूला लिख लिया हमने. एस का भी फॉर्मूला लिख लिया हमने. ओके. लोअर टेल अपर टेल आळस नका देऊ रे और टू टेल. रिजेक्शन रूल्स. तीनों में सेम है.
चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्या हुआ बेटा? पहला सवाल, आओ पहला सवाल, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू फॉर अल्फा इज 0.05 with degrees of freedom 16 for a right tailed test. चाहिए है क्रिटिकल वैल्यू, आइए ढूंढिए। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 0.0 सॉरी 16, डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 और 0.05 क्या आया? क्या आया? अरे निकालो ना टेबल। वन पॉइंट 746 इज इट? ठीक। दूसरा क्रिटिकल वैल्यू अल्फा है 0.01, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 22। तुमने नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लोअर टेल है, लोअर टेल है। टी अल्फा क्या है अगर अल्फा है 0.01, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भूल गया मैं, क्या है 22 और माइनस बोलो, लोअर है बेटा, लोअर है, लोअर है, लोअर टेल है ना। हाँ तो माइनस क्या है 2.508 सही है, समझा? लोअर टेल में नेगेटिव लेना है, ये याद रखना, यहां गड़बड़ मत करना। थर्ड, फाइंड क्रिटिकल वैल्यू अल्फा 0.1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 18। डिग्री ऑफ फ्रीडम 18, अल्फा 0.1 और टू टेल्ड। देखो आपको अल्फा 0.1 दिया है, इसका मतलब क्या, इधर 0.5 और इधर 0.5, राइट है? तो आपको अल्फा को सीधा आधा करना पड़ेगा, राइट है? तो इट इज सिंपली टी अल्फा बाय 2। क्या है बेटा 1. टी 0.1 by 2, that will be t 0.05। हाँ आप बोलना फिर से एक बार, 1.34 और -1.734, करेक्ट है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, यू नो इट, कॉन्सेप्ट बिल्डर है। पुढे दूसरा प्रश्न, चलो मिटाओ बेटा। हेलो, अग्गिशकी अनुजा हुआ? मोबाइल तेरे पास कहाँ है? अरे अंदर। चलो सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर हाइपोथेसिस टेस्ट एट mu null hypothesis mu less than equal to 12 or alternate hypothesis mu is greater than 12, sample of 25। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ये एक दो सवाल जिसके जवाब आप दे पाओगे, दे दो ना। 25 माइनस 1 24, ओके। सैंपल मीन 14 और सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन 4.32। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, इतना ही क्वेश्चन आया है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो ये सिनेरियो में आपका राइट हैंड साइड तो बराबर ही आने वाला है, बट इधर की साइड टी लिखना है या जेड लिखना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सब सही होने के बावजूद भी आपने टी की जगह जेड या जेड की जगह टी लिख दिया ना, आपको 0 मार्क्स मिलना चाहिए। वाई?
रीजन आपको समझा ही नहीं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, तो कैसे समझे? यस, नाइस। सिग्मा है तो z, और सैंपल स्टैटिस्टिक या फिर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है तो t। वेरी गुड। चलो, पहला टेस्ट स्टैटिस्टिक ढूंढना है। क्या है टेस्ट स्टैटिस्टिक? t। फॉर्मूला क्या है? x बार माइनस हाइपोथेसाइज्ड मीन अपॉन सिग्मा अपॉन यस मैम, s अपॉन रूट n। x बार हमारा आया किधर गया? 14। म्यू नॉट 12 दिया गया है। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4.32 अपॉन स्क्वायर रूट में n इज 25। तो ये 2 इंटू 5 10, 10 बाय 4.32 निकालो भैया। मैं कैलसी यूज कर रहा हूं जस्ट टू सेव द टाइम। टू 2.31। ये लिखो, फिर अगले बिट पे चलते हैं। यूज द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू कंप्यूट रेंज ऑफ पी वैल्यू। पी वैल्यू का रेंज ढूंढना है आपको। देखो, आपको वैसे पता चल चुका है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, जिनको पता चल चुका है जाओ आगे, जिनको पता चल चुका है लेकिन रुकना है। देखो, टी आया है आपका 2.31। इसका अभी कुछ लेन देन नहीं मुझे दिया है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 24। ओके, तो हमें चाहिए है टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पी वैल्यू के लिए। आओ पी वैल्यू निकालिए। निकालना बेटा, पेज नंबर 675। डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 के साथ देखिएगा 2.31, 0.025 और 0.01। सो हम कहेंगे पी वैल्यू बीच में है किसके किसके? हाँ हाँ हाँ, नहीं बेटा, नीचे के वैल्यूज नहीं लेने, परसेंटेज ऊपर का लेना है। 0.01 और अगला भूल गया मैं, 0.025। अगर आपने उधर देखा और इधर छापा 0.025 इज लेस देन इक्वल टू पी वैल्यू और 0.01 ऐसा लिख के आ गया, तो एग्जामिनर बोलेगा कितना क्यूट है बच्चा। समझ में आ रहा है? समझ तो रहा है लेकिन नहीं समझ रहा है उसे। यू गेटिंग माय पॉइंट? छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आनी चाहिए, वहां उल्टा दिया हुआ रहता है, मतलब टेबल नॉर्मल है, हमको उठाते समय उल्टा उठाना पड़ेगा। सिली मिस्टेक मत करो, बस ये कहना है मुझे, समझा? क्लियर हुआ? पी वैल्यू का रेंज हमें मिल गया 10% से, सॉरी 1% से 2.5% के बीच में। ओके, इसका इंटरप्रिटेशन समझो 1 मिनट के लिए बस। जब मैं कहता हूं पी वैल्यू 1% से 2.5% के बीच में है, का मतलब ये एक साइड में है ना, वन साइड। सो अगर वन साइड 91% जा रहा है तो लेफ्ट साइड इधर भी 1% जा रहा है, तो इट टर्न्स आउट टू बी 98%। एक और 2.5% मतलब 2.5 तो 95% से 98% प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये रिजेक्शन एक्सेप्टेंस जो भी रहेगा आएगा। समझा? बस ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन बता, ये नहीं पूछा जाता। थर्ड, एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अल्फा क्या हो इसे 0.05। देखो भैया, पी वैल्यू यहां से यहां के बीच में, ऑब्वियसली इन एनी केस इट इज लेस देन इक्वल टू 0.05 है ना, देयरफॉर रिजेक्ट एच नॉट। समझा क्या? थर्ड हो गया। फोर्थ, व्हाट इज रिजेक्शन रूल यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू, व्हाट इज योर कंक्लूजन? रिजेक्शन रूल तो दो आते हैं साहब, अपर टेल या लोअर टेल उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये वाला हमारा टी क्या आया? पॉजिटिव, तो अपर टेल या लोअर टेल? अपर टेल, तो रिजेक्शन रूल पहले पुट अप कर दे। शहरुरी सांगू शकशील?
t is greater than or equal to t अल्फा, राइट है। अल्फा क्या बोला है 0.05, तो t अल्फा दैट इज t 0.05 क्या है t वैल्यू एट 0.05, निकालो टेबल। डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 के साथ 0.05 इंटरसेक्शन 1.711, यस यार t क्या है 2.31 is greater than 1.711, therefore t is greater than equal to t alpha, therefore reject h0। सिंपल है। अगर इसके पहले की एक्सरसाइज आपने अच्छे से की है या एटलीस्ट सॉल्व क्वेश्चन अच्छे से देखे हैं तो ये आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, सेम है, भरोसा रखिए। थर्ड क्वेश्चन करो, थर्ड क्वेश्चन कीजिए। Going on for question number 5. चलो, the average heart rate for Indians is 72 beats per minute. Okay, mu is equal to 72. To lower the heart rate, a group of 25 people participated in aerobics exercise program. The group was tested after 6 months to see. अब 25 लोगों का ग्रुप है, n 25 आ गया। 6 महीने बाद the group was tested after 6 months to see if the group had significantly slowed their heart rate. The average heart rate for the group was 69 beats per minute. So x bar is 69 with a standard deviation of 6.5. देखो with a standard deviation 6.5 मतलब ये सैंपल का है, पॉपुलेशन का नहीं है। Was the aerobics program effective in lowering the heart rate? Okay, so h नॉट क्या आएगा कि भाई आपका हार्ट रेट अभी हाइपोथेसाइज्ड जो 72 होता है, 72 जो होता है उससे कम हुआ है क्या, तो नल हाइपोथेसिस विल बी नहीं हुआ यस। तो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जिसको कहते हैं एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन रूट एन। एक्स बार इज फाउंड टू बी 69, म्यू नॉट इज 72, लोअर टेल टेस्ट होने वाला है 6.5 अपॉन रूट में n है 25, t 69 minus 72 is minus 3 times 5 minus 15 upon 6.5, it is minus 150 upon 65, it's minus 30 upon 13, approximately minus 2.31। yes, अब कोई अप्रोच बोला है क्या, अल्फा दिया है 0.05, ये गिवन, कोई अप्रोच नहीं बोला तो जिससे करना है उससे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ढूंढते पी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 25 minus 1 that is 24. So degree of freedom 24 के साथ में 2.31 कहाँ आता है जरा देखिए, 24 2.31 2.31 आता है, that is 0.01 से लेकर 0.025 at अल्फा इज इक्वल टू 0.05। ऑब्वियसली किसी भी कहीं पर भी आ जाए 5 से छोटा ही रहेगा पी वैल्यू,
is less than alpha, therefore reject h नॉट। मतलब जो है हमारा म्यू लेस देन इक्वल टू 72 गलत है, therefore aerobic exercise is not effective to reduce the heart rate, इसे लिखना पड़ेगा। hence the aerobic program was, मेरा नॉट इफेक्टिव डू नॉट रिजेक्ट क्यों आ रहा है? p वैल्यू इज लेस देन अल्फा, हाँ सही तो है, रिजेक्ट ही होना चाहिए ना। क्या गलती हो गई है? 0.0 0.025 और अल्फा दिया है इन्होंने 0.05। अरे 2.31 कहाँ आ रहा है? डिग्री फ्रीडम 24 के साथ 2.31 सही है ना? क्या गड़बड़ हो रही है फिर यहाँ? हाँ बट इधर वे सेम आना चाहिए ना। इन्होंने कैसे किया है? अरे क्या पेज नंबर है इधर? पेज नंबर क्या है मुझे बोलो, छूट गया मुझसे। वो माइनस हो जाएगा 1.7 के बाहर 2.2। चल मैं क्रिटिकल से लिख के देखता हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन ना होने को। टी अल्फा टी 0.05 with degrees of freedom 24, तो 24 के साथ 0.05 is 1.71 minus 2.31 is less than minus 1.711, therefore t is less than minus t अल्फा, therefore reject। रिजेक्ट है, इधर भी रिजेक्ट है, इन्होंने गलत लिखा है, टेक्स्ट बुक में गलत दिया है। कौन सी? हाँ ये टेबल, एक तो टेबल दिया हुआ रहेगा जो 99% केस में पॉसिबल है, इतने बच्चों को कैसे प्रोवाइड करें, तो क्वेश्चन में ब्रैकेट में दी हुई रहेगी डेटा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ ये अल्फा के लिए टी का वैल्यू ये है। समझा है? फिर से एक बार टू सैंपल टी टेस्ट मैं नहीं करवा रहा हूँ, 10.4 है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, 10.4 है, आई वुड लाइक यू टू ट्राई। और एक ही मिनट रुको बस, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ पेपर। हो गया? अच्छा